हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने मैटर इन अवर सराउंडिंग के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पार्ट 4 कंप्लीट करूंगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आज हम मैटर के स्टेटों के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट नंबर 4। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आज हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है और जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर को डीपली पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बोले क्या? जैसा कि लिखा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको किसके बारे में पता है? बोले सर हम मैटर के बारे में जानते हैं। तो अभी आपको एक नया शब्द दिख रहा होगा, दैट इज ए स्टेट। तो सबसे पहले आज हम स्टेट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि स्टेट का मतलब क्या होता है। सिंपली अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्टेट इन ए मैटर, यानी स्टेटों का तो अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन अभी मैं मैटर के केस में स्टेट का मतलब समझने की कोशिश करूंगा। तो स्टेट को समझने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, आप लोग अपने चारों तरफ एक बार नज़र घुमा के देखिए। तो जब भी आप चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के देखोगे तो आप ये पाओगे कि आपके चारों तरफ जो मैटर हैं वो 3 ही स्टेटों में हैं। 3 स्टेट मतलब 3 फॉर्म में हैं। या तो मैटर आपका सॉलिड है, या मैटर आपका लिक्विड है, या मैटर आपका गैस है। मान लीजिए आपकी जो किताब है वो कैसी है? सॉलिड है। आपके बोतल में भरा हुआ जो पानी है दैट इज ए लिक्विड, और आपके आसपास जो चलने वाली हवा है दैट इज ए गैस। तो आपने अपने चारों तरफ देखा तो आपने चारों तरफ एक चीज़ देखी होगी कि जो मैटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है कितने फॉर्म में। मेरी बात पर ध्यान देना, मैटर एग्जिस्ट कर रहा है कितने फॉर्म्स में। तो आप बोलोगे सर देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द मैटर इन विच द मैटर एग्जिस्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ, जो आपको अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है स्टेट। तो अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन द स्टेट इन द केस ऑफ मैटर, तो कैसे डिफाइन करोगे? बोले सर द डिफरेंट ऑफ फॉर्म ऑफ द मैटर इन विच द मैटर एग्जिस्ट इज कॉल्ड स्टेट। तो आप कहोगे सर मैटर तो एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड में, क्या सॉलिड एक स्टेट है? बिल्कुल, क्योंकि सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द मैटर एग्जिस्ट। उसी तरीके से लिक्विड इज आल्सो ए स्टेट एंड द गैस इज आल्सो ए स्टेट। तो प्राइमरी क्लास 9th में स्टेटों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने 2 स्टेटों को और डिस्कवर किया है। इनके बारे में मुझे डीपली नहीं पढ़ना है, केवल आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इनके नाम याद रख सकते हो। एक स्टेट का नाम है प्लाज्मा। अगर कोई आपसे पूछे मैटर की 4th स्टेट कौन है, तो आप बताओगे प्लाज्मा। और मैटर की 5th स्टेट कौन सी है? दैट विल बी योर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जैसा कि आपके पीछे लिखा होगा BEC। यानी 3 स्टेट कौन कौन सी हो गई? पहली प्राइमरी, जिनके बारे में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है गैस। अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए कि विच इज द 4th स्टेट, तो आप नाम के लिए याद रख लोगे दैट विल बी योर प्लाज्मा। और 5th स्टेट कौन सी होगी? दैट विल बी योर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। आशा करते हैं अभी आपको स्टेट वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा इन द केस ऑफ मैटर। तो इन द केस ऑफ मैटर स्टेट मीन्स फॉर्म, कितने फॉर्मों में हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है उसे ही हम स्टेट बोलते हैं। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, जो अभी आपको समझाई है, वही लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ मैटर मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म। तो स्टेट का अगर एक वर्ड में आंसर दिया जाए तो आप क्या कहोगे? सर इट इज ए फॉर्म। वो सारे फॉर्म्स जिसमें हमारा मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन सी स्टेट है पर्टिकुलरली? दीज आर द स्टेट। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक गैस। इनके बारे में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों स्टेटों को हम डीपली पढ़ेंगे। जबकि 2 स्टेट और हैं, दैट इज योर प्लाज्मा। तो पूछा जाए प्लाज्मा इज योर 4th स्टेट, तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट है? पर्टिकुलरली ऐसा पूछा जाता है विच इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, तो आप नाम बता दोगे सर प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज्मा इज योर 4th स्टेट ऑफ मैटर। वेयर एज BEC मतलब है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये हमारी मैटर की कौन सी स्टेट है? दिस इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। अभी आप इनको केवल नाम के लिए याद रख लीजिए। अभी आपको बेसिकली पढ़नी कितनी स्टेट है? 3 स्टेट पढ़नी है, दैट विल बी योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आशा करते हैं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर
हमने देखा कि जो हमारा सॉलिड है इट इज आल्सो ए मैटर, लिक्विड है ये भी एक मैटर है, और गैस है इट इज आल्सो ए मैटर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सॉलिड को सॉलिड बना रही है, लिक्विड को लिक्विड बना रही है और गैस को गैस बना रही है? मतलब तीनों मैटर होने के बाद भी इनका फॉर्म अलग अलग क्यों है, ऐसा क्या इनमें डिफरेंसेस है? तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैटर के पास कौन सा नेचर होता है, बोले सर आप बताओगे। मैटर के पास पार्टिकल नेचर होता है। मैटर किससे मिलकर बना होता है? सर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैंने मैटर के साथ पार्टिकल के साइज के बारे में बात करी थी, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी। अगर मैं आपसे साइज पूछूं तो आप मुझे बताओगे सर मैटर के साइज होते हैं, वो मैटर के पार्टिकल के जो साइज होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जो कि हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत बाहर हैं। जैसा कि आपने एक एक्टिविटी भी करी थी, जब आपने पानी में साल्ट को घोरा था, जब पानी में साल्ट को आपने घोला था तो क्या देखा था कि साल्ट के जो पार्टिकल हैं वो डिसअपियर हो गए थे। मतलब उनके पार्टिकल इतने छोटे छोटे हो गए थे कि मुझे दिखना बंद हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस, तीनों मैटर हैं, तीनों में सेम, तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, दैट इज ए तीनों किससे मिलके बने हैं, दैट इज ए पार्टिकल। क्योंकि मैटर के पास कौन सा नेचर होता है, बोले सर पार्टिकल नेचर होता है। तो इन्हीं पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण कोई मैटर सॉलिड बन जाता है, कोई मैटर लिक्विड हो जाता है और कोई मैटर गैस हो जाता है। तो मतलब कहने का क्या है कि बोले सर सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों मैटर के तीनों फॉर्म एग्जिस्ट होने का कारण क्या है? बोले सर देयर इज ए वेरिएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए मैटर। यानी पार्टिकल का मैटर में अरेंजमेंट जो अरेंज हो रहे हैं उनमें क्या है, वेरिएशन है। यानी देयर इज ए वेरिएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए मैटर। किसी भी पर्टिकुलर मैटर में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है ये डिसाइड करता है उसके स्टेट को, उसके फॉर्म को। जैसे हमारे सामने 3 फिगर बने हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे कि जो पहला वाला फिगर है ये आपको अगर दिख रहा है तो ये दिस इज द फिगर ऑफ सॉलिड। किसका है? सॉलिड। तो आप सॉलिड के केस में जब पार्टिकल को देखा गया है, ये देखो, तो आप देख रहे होंगे कि सॉलिड के केस में पार्टिकल बहुत ही पास पास हैं। ये देखो, है कि नहीं, पार्टिकल है। अगर यही पार्टिकल हम लिक्विड के केस में देखें तो इनमें अरेंजमेंट देखना, लिक्विड के केस में ये पार्टिकल का अरेंजमेंट देखिए जरा, ये पार्टिकल के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ गई है। अगर यही अरेंजमेंट मैं गैस के केस में देखूं तो आप पाओगे कि गैस के केस में इन पार्टिकल का डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया है। मतलब तीनों चीज़ों में डिफरेंट क्या है? तीनों चीज़ों में डिफरेंट ये है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पहले में पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, दैट इज उनके बीच का जो स्पेस है वो कैसा है, बहुत कम है, दे आर टाइटली पैक्ड। जबकि दूसरे वाले में हम देख रहे हैं लिक्विड के केस में तो पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंस हो रहा है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा डिस्टेंस है। जबकि मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के केस में जो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो तीनों में डिफरेंट क्या है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। सॉलिड में अलग है, लिक्विड में अलग है और गैस में अलग है। यही जो अरेंजमेंट है यही बताता है कि कौन सी चीज़ लिक्विड होगी, कौन सी चीज़ सॉलिड होगी और कौन सी चीज़ गैस होगी। अब चलो हम बात करते हैं। बोले सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। तो आशा करते हैं आपको इसका आंसर आ गया होगा। बोले सर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर मैटर इज द रीजन बिहाइंड द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या लिखो, द व्हाट इज द रीजन। सो बोलोगे सर द अरेंजमेंट the arrangement in the arrangement of, सीधा लिखिए, the arrangement of particle are vary from मैटर टू मैटर। यानी मैटर टू मैटर क्या होता है, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। किसी मैटर में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग होगा जिसके कारण वो सॉलिड बन गया, किसी मैटर में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग होगा जिसके कारण वो लिक्विड बन गया, और किसी मैटर में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग हो गया जिसके कारण उसका फॉर्म कैसा हो गया, गैसियस हो गया। आशा करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब धीमे धीमे मैं एक एक
स्टेटों को आपको डीपली पढ़ाऊंगा, सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लिक्विड पढ़ाऊंगा, लिक्विड की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, गैस को पढ़ाऊंगा और गैस की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। आपकी क्लास 9th में इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी के बारे में आपको डीपली पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। आज हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है दैट विल बी योर सॉलिड। और इस सॉलिड को शुरू करने से पहले आपके उसमें किताब में एक एक्टिविटी दी गई है, तो यहाँ से हमारे साथ दो चीज़ें हो जाएंगी, हमारी एक्टिविटी की एक्टिविटी हो जाएगी और हमारा सॉलिड का सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार लिक्विड में भी हम एक एक्टिविटी देखेंगे और गैस में भी हम एक्टिविटी देखेंगे। तो जब आप अपने सामने एनसीईआरटी रखे होंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपकी जो एक्टिविटी लिखी है दैट विल बी योर एक्टिविटी नंबर 1.9। तो एक्टिविटी नंबर 1.9 क्या कहती है? सबसे पहले तो समझ गए होंगे दैट द एक्टिविटी 1.9 इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द सॉलिड। किसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है? सॉलिड के बारे में। जरा पढ़ते हैं क्या कह रही है। क्या लिखा? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। क्या क्या लेना? पेन लेना, बुक लेना, नीडल लेना और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक लेना। आप अपने आसपास देखिए क्या कलेक्ट करना है आपको। आप एक पेन ले लीजिए और एक बुक ले लेना, एक नीडल मतलब कोई कील ले लेना या सुई ले लेना और पीस ऑफ वुडन स्टिक और एक स्टिक ले लेना। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। स्केच द शेप ऑफ एवव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेन अराउंड देम। अब आपको इन सब का क्या बनाना है? स्केच बनाना है अपने नोटबुक पे, उनके ऊपर पेन चला के। क्या लिखा? डू ऑल दीज हैव ए डेफिनिट शेप। तो आप क्या देखोगे, क्या इन सबके अपने अपने डेफिनिट शेप हैं? तो आप ये चीज़ लॉजिकली बताइए, क्या सबके शेप डेफिनिट हैं, अपने अलग अलग पर्टिकुलर शेप हैं? क्या कोई शेप चेंज कर रहा है? तो आप कहोगे सर सबके पास शेप कैसे हैं? डेफिनिट हैं। सबकी बाउंड्रीज कैसी हैं? सर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग बाउंड्रीज हैं। बिल्कुल हैं। क्या सबका वॉल्यूम फिक्स है? बिल्कुल। जो पेन है, अगर मैं पेन को यहाँ रख दूँ जितनी जगह वो यहाँ घेरेगी, अगर इस पेन को मैं इस टेबल पर रख दूँ तो वो उतनी जगह वहाँ घेरेगी। मतलब इस पेन का वॉल्यूम कैसा है? फिक्स है। तो जितने भी मटेरियल हैं पेन की तरह इनका भी वॉल्यूम कैसा है? फिक्स है। व्हाट हैपेंड इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर ऐसा कह रहे हैं कि अगर इन जितनी वस्तुएं आपने इकट्ठी की हैं क्या होगा अगर इनको मैं खींचूं, इनको मैं हथौड़े से पीटूं और इनको गिरा दूं? तो आप कहोगे सर अगर आप इनको ज़्यादा चोट दोगे तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन शेप चेंज नहीं करेंगे, टूट भले ही जाएंगे, मतलब इनका शेप फिक्स है। और अगर थोड़ा बहुत अगर इनमें आप चोट दोगे तो इनके शेप पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आगे क्या लिखा? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। अब देखो डिफ्यूजन तो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था क्या होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है कि जब किसी एक मैटर के पार्टिकल किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल में इंटरमिक्स होते हैं बाय देयर ओवन, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, उसे ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या ऐसा हो रहा है? एक पेन रखी हुई है, एक नोटबुक रखा हुआ है, क्या ऐसा आपने देखा कि पेन के पार्टिकल नोटबुक के पार्टिकल से डिफ्यूज हो रहे हों, या पेन नोटबुक के पार्टिकल पेन के पार्टिकल से डिफ्यूज हो रहे हों, या पेन के पार्टिकल नोटबुक के पार्टिकल से डिफ्यूज हो रहे हों? बोले सर कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा है इनमें। बहुत अच्छी बात। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? अब आप क्या करिए, उनको कंप्रेस करने की कोशिश करिए। मैं इस पेन से ही ले रहा हूँ, इस पेन को मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूँगा, बताइए क्या ये कंप्रेस होगी? नहीं, मेरे से तो नहीं हो रही, मतलब ये जो सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं होंगे। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो एक्टिविटी बताई गई है, ये एक्टिविटी सारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। मतलब ये एक्टिविटी आपको सॉलिड के प्रॉपर्टी के तरफ इंडिकेशन देने वाली है। तो क्या क्या चीज़ है उनको हम देखेंगे पहले। क्या है? पहले जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर हम देख लेंगे। डू ऑल दीज हैव डेफिनिट शेप? तो यस दे हैव डेफिनिट शेप। क्या है? डेफिनिट शेप। डेफिनेट से डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बिल्कुल इनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। क्या फिक्स्ड वॉल्यूम है? बिल्कुल फिक्स्ड वॉल्यूम है। मतलब ये एक्टिविटी पढ़कर मैं सारे सॉलिड की प्रॉपर्टीज को यहाँ लिखूंगा कि कोई भी चीज़ सॉलिड कब होगी, कौन से स्टेट ऑफ मैटर को आप सॉलिड बोलोगे। मैं पर्टिकुलर आपको आंसर लिखवाऊंगा बहुत अच्छे से, जिससे कि आपके नोट बहुत अच्छे बन जाए। व्हाट हैपेंड इफ दे आर हैमर्ड और पुल ड्रॉप? उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मोस्टली कोई असर पड़ने वाला नहीं है अगर थोड़ा बहुत आप उन पर फोर्स लगाओगे। आर दीज आर कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग? आप बोलोगे नो, they are no diffuse with each other. Try compressing them by applying a force. Are you able to compress them? No, we are not able to compress them. They are not compressible. No. तो यहाँ तक की ये जो है एक्टिविटी, इसके आंसर मैंने आपको लिखवा दिए। अब क्वेश्चन, मतलब अब हमारा क्वेश्चन होता है, बोले सर सॉलिड के बारे में बताइए। तो जितना भी आपने पढ़ा ये सब सॉलिड ही है, लेकिन इसको एक बार अच्छे ढंग से हम लिख लेते हैं। तो क्या है? बोले सर सॉलिड क्या होता है? क्या करोगे आप? बोले सर क्या करना है? तो लिखने का तरीका देखिए मेरे साथ कि मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे ही आप लिखने का तरीका सोचिए। ऐसे क्योंकि बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है सॉलिड।
कोई भी चीज़ है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, वो सॉलिड कब होगी, उसके पास जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ये अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो सॉलिड है। तो कैसे करोगे, बोले सर स्टेट ऑफ मैटर इज said to be solid, क्या कहलाएगा, solid if it has following properties। क्या हो, following properties, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, following properties। बोले सर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। पहली चीज़ क्या करोगे, अगर आप किताब को ही देख लो, किताब एक सॉलिड है, बोले सर सॉलिड है, बिल्कुल है। क्या किताब का जो शेप है वो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स, शेप चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप उसको उठा के टेबल पर रख दीजिए, चाहे आप उठा के हाथ में ले लीजिए, चाहे उठा के उसको छत पर रख दीजिए, उसका शेप कैसा है, बोले सर फिक्स है। तो शेप कैसा है, बोले सर फिक्स्ड शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, पहला चीज़ क्या, बोले सर फिक्स्ड शेप। साइज भी फिक्स होगा, बिल्कुल सर साइज फिक्स है, साइज फिक्स है। तीसरा क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, एक पर्टिकुलर बाउंड्री है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, आप बताओ, उनका अगर शेप फिक्स है, शेप क्या है, फिक्स है, तो उनके बीच में जो पार्टिकल है उनके बीच का जो गैप है वो कैसा है, बहुत कम है, तो इसे बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। क्या बोलोगे सर, द स्पेस या द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, क्या होंगे, द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल कैसे हैं जी, टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल, यानी देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, द फोर्स ऑफ attraction between the particles इज मैक्सिमम। सही बात है, तभी तो वो अट्रैक्ट करे हुए एक दूसरे को इधर उधर जाने नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर आप किताब का एक कोना खींचते हो, अगर आप किताब का एक कोना खींच रहे हो तो पूरी किताब साथ आ रही है, इसका मतलब सारे पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। अगर हम सातवीं प्रॉपर्टी देखें, आप चाहो तो कितनी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। सातवीं प्रॉपर्टी कैसी है, क्या आप इन्हें कंप्रेस कर पा रहे हो, जी नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब दे आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब दे आर, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बोले सर इनकम्प्रेसिबल। अगली प्रॉपर्टी कैसी है, इनकम्प्रेसिबल, जिसे हम कंप्रेस ना कर पाए। और प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, दे डू नॉट डिफ्यूज, इनमें डिफ्यूजन नहीं होता है, मतलब नो डिफ्यूजन, इनके पास कोई डिफ्यूजन नहीं है, मतलब स्वयं से डिफ्यूज नहीं हो सकते, आपने अभी प्रॉपर्टी में भी देखा। और क्या होगा, ये अपना शेप भी है, फिक्स है, शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। बाकी और प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे रिजिडिटी, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी ये कैसे हैं, बोले सर रिजिड है, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, मतलब हाईली रिजिड है, ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड है, हार्ड लिख सकते हो। दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट द सॉलिड है। तो आप किसी चीज़ को सॉलिड कब बोलोगे, बोले सर कोई भी मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर, उसके पास ये सारी प्रॉपर्टी हैं, देन इट इज कॉल्ड ए सॉलिड। और भी प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, टेंजाइल स्ट्रेंथ, इसको हम पढ़ेंगे जब भी हम टेबल बनाएंगे, और टेबल में सभी मैटर को क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे। यानी जब भी हम टेबलर फॉर्म में कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तब एक आध दो प्रॉपर्टी जो छूट जाएंगी उनको मैं वहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। हाँ, करवाऊंगा मैं सारी प्रॉपर्टीज, आपको पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक की मेरी बात हो गई थी किसकी, सॉलिड की। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या लिखा, सॉलिड क्या होगा, बोले सर सॉलिड का फिक्स शेप
होता है, मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि अगर एक किताब है तो किताब का शेप कभी चेंज नहीं होगा, आप उस किताब को उठा के कहीं भी रख दो। साइज कैसा है, बोले सर फिक्स साइज है, बिल्कुल है, बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट हैं, चेंज नहीं होगी बाउंड्री। द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, तभी तो वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में मैक्सिमम होगा, तभी तो एक दूसरे से सटे हुए हैं, अभी मैंने बताया आपको। इनकम्प्रेसिबल, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि अब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। आगे क्या लिखा, नो डिफ्यूजन, खुद से कोई डिफ्यूजन नहीं हो रही है, ये रिजिड है, ठोस है, हार्ड है। ये सारी चीज़ें मैंने किसके बारे में बता दी, सॉलिड के बारे में। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में हमने ये एक्टिविटी भी कर ली, बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, छोटी सी एक्टिविटी थी। अगला हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बोले सर लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड में क्या है, एक बार देखिएगा सामने, वही सारी चीज़ें जो अभी हमने सॉलिड में की थी वही चीज़ हमें लिक्विड में करनी है। क्या देखना, बोले आपको कलेक्ट करना है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। अब आप तो इतना लॉजिक लगा पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें लिक्विड है। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फॉर्म द लेबोरेटरी। छोटे छोटे सिलेंडर ले लो, उस पर 50 मिलीलीटर का मार्क लगा दो, कोई बात नहीं। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड स्प्लिट ऑन द फ्लोर, क्या होगा अगर इन लिक्विड को मैं फ्लोर पर स्प्रेड कर दूं, फैला दूं। आप मान लीजिए अगर आप पानी लेके आए, पानी को फर्श पे फैला दीजिए, तो आप क्या देखोगे, क्या वो पानी पूरे फर्श पे फैल जाएगा? यस, दे आर इजीली फ्लो। यानी क्या लिखोगे, दे विल फ्लो, दे विल फ्लो। क्या हो जाएगा, वो फ्लो हो जाएंगे, सीधी सी का। मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट कंटेनर बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। अब एक बार बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कंटेनर तो छोड़ो, एक चीज़ बताइए आप, मैं अगर आपसे कहता हूँ एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी को आप दूसरे गिलास में डालिए, फिर उसी पानी को तीसरे गिलास में डालिए, क्या वो पानी कभी कम ज़्यादा होगा? नहीं। इसकी वॉल्यूम कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी पानी हमेशा कितना रहने वाला, एक गिलास। चाहे आप उस एक गिलास पानी को थाली में डाल लो, चाहे वो थाली को उठा के किसी बर्तन में डाल दो, कहीं पे भी गिलास में भी डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, मतलब उसका वॉल्यूम कैसा रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। इसका मतलब आप क्या कहोगे, तो बोले सर मेजर 50 ml, कितना पानी लेना है, बोले सर एनी ऑफ द लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट कंटेनर, अलग अलग कंटेनर में डालिए, 1 by 1। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम? यस, द वॉल्यूम विल रिमेन सेम। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? आप लॉजिक लगाइए, मैं आपको क्या देता हूँ, एक गिलास पानी देता हूँ, पहले गिलास में भर के देता हूँ, तो वो पानी जो गिलास में भरा हुआ है, अभी गिलास का शेप लिए हुआ है, अगर आप इस पानी को थाली में डाल दो, किसी प्लेट में डाल दो, तो क्या प्लेट का शेप ले लेगा? फर्श में फैला दो तो पूरे फर्श में फैल जाएगा, फर्श का शेप ले लेगा। इसका मतलब इसका शेप फिक्स नहीं है। तो क्या कहोगे सर, नो, इसका शेप फिक्स नहीं है। When you pour the liquid from one container, does it flow easily? अगर आप किसी भी कंटेनर से लिक्विड को उठा के दूसरे कंटेनर में डालते हो, क्या इजीली फ्लो हो जाता हो? अभी इसलिए इजीली गिर जाएगा। एक कंटेनर से उठा के या एक गिलास से उठा के किसी दूसरे गिलास में आप लिक्विड डालिए तो वो चला जाएगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, इनटू डज इट फ्लो इजीली? तो आप कहोगे सर यस, इट विल फ्लो इजीली। तो यहाँ तक का था, ये जो मैंने आपको एक्टिविटी है इसके कुछ आंसर दे दिए। इन्हीं से मैं एक काम करूंगा, आपको प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, जैसे सॉलिड में लिखी वैसे हम किस में लिख लेंगे, गैस में लिख लेंगे। बोले कौन कौन सी प्रॉपर्टी? द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर इज said to be liquid। क्या कहा जाएगा, said to be liquid if it has following properties। कैसी प्रॉपर्टीज हो, ये बाकी जितनी मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, अगर ये प्रॉपर्टीज हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के पास, तो उसे आप क्या बोल दोगे, सर इट इज ए लिक्विड। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? तो देखिए पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं। पहली चीज क्या है, बोले सर शेप फिक्स नहीं होगा। मैंने बोला था जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, बोले सर नॉट फिक्स्ड शेप। शेप कैसा नहीं है, नॉट फिक्स्ड शेप। हाँ, वॉल्यूम सेफ है। एक गिलास पानी है तो एक गिलास ही रहेगा। वॉल्यूम कैसा है,
फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। क्या बाउंड्री डिस्टिंक्ट है? नहीं है भाई। जिससे भी आप उसको वेसल में डालोगे, किसी भी कटोरे में डालोगे या ग्लास में डालोगे या थाली में डालोगे, उसका रूप ले लेगा, उसकी बाउंड्री ले लेगा। तो नॉट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, नॉट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अगला क्या है? इजीली फ्लो। क्या कर जाएगा? इजीली फ्लो, इजीली फ्लो। अब यहां से कुछ मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। बोले क्या क्या है? बोले सर देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस देन, किससे कम होंगे? बोले सर सॉलिड से कम। दूसरा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड। सही बात, अभी देखा था, मोर देन सॉलिड। यानी पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा वो सॉलिड से ज़्यादा होगा। सॉलिड से ज़्यादा होगा तभी तो फोर्स कम हो रहा है सॉलिड से। जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ाते जाओ उतना ज़्यादा फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। सही बात है सर। साथ में क्या लिख सकते हो? अभी बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सॉलिड से कम है, और ये फैल भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं। यानी पार्टिकल क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। यानी पार्टिकल कैन मूव, जैसे उनको जगह मिले वो मूव कर जाएंगे। और प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो? बोले सर अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है किससे ज़्यादा है? बोले सर सॉलिड से ज़्यादा है। यानी पार्टिकल हैव ए काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड। पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड। यहाँ पे भी लिख दीजिए ये काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म। क्या लिख सकते हो? बोले सर एक और प्रॉपर्टीज लिख दो। पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम या नो, सीधी बात। पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। तो और यहाँ पर थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा हो गई, तो क्या लिखा? पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड। इसमें डिफ्यूजन भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में इजीली मिल जाएगा। तो क्या लिखा? यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड। ये मैंने बात कर ली भाई। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। अगर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के पास ये प्रॉपर्टीज हैं तो आप बता सकते हो सर इट इज ए लिक्विड। तो मैंने लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज देख ली, मैंने सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। अब मैं बताता हूँ गैस कि कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसे हम गैस बोलेंगे, और गैस उसे क्यों बोलेंगे, उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मोस्टली कोई बेसिक का ही है। मैंने आपको जब बेसिक बहुत अच्छे से समझा दिया तो ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी, अट्रैक्शन, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगली 3 चीज़ देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? टेक 300 ml सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क। एक सिरिंज लीजिए, कितनी लेनी है भाई? 3 लेनी है। 300 ml की सिरिंज एक बनी हुई है आपके पास। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल सिरिंज। यानी पिस्टन मतलब जो सिरिंज का ऊपर वाला होता है पिस्टन, जो इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो भरी जाती है दवाई, तो वो ऊपर वाला बाहर कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड ए पिस्टन। इसको बाहर कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड ए पिस्टन। तीनों सिरिंज की। लीविंग वन बाय सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर एंड फ्रॉम द ऑल सिरिंज, रिमूव कर दीजिए। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। और क्या लिखा? अच्छा, और यहाँ पे एक रबर कॉर्क जरूर लगा दीजिए, जिससे भी कोई भी चीज़ कहाँ ना जाए, नीचे ना जाए। तो आप सुनिए ये क्या कहने वाली है। मेरा कहने वाला, आप 3 सिरिंज लीजिए। सारी एक्टिविटी को मैं
आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। 3 सिरिंज लीजिए, तीनों सिरिंजेस के आप क्या निकाल लीजिए, पिस्टन बाहर निकाल लीजिए और तीनों के नीचे नोजल बंद कर दीजिए, मतलब नीचे कुछ लगा दीजिए जहाँ से दवाई आती है, उसे नोजल को बंद कर दो, नीचे से इसको बंद कर दीजिए। नोजल है, दिस इज कॉल्ड नोजल, इसको आप बंद कर दो, उसके मुंह को नीचे से बंद कर दो। एक सिरिंज में आप क्या डालिए, कुछ नहीं डालिए, हाँ सीधी हवा रहने दीजिए। एक सिरिंज में आप क्या डालिए, एक सिरिंज में आपको क्या डालना है, अनटस्ट एक में पानी भर दीजिए, एक में कुछ नहीं डालना है, एक में पानी भर देना है और एक में चाक भर देना है। इमेजिन कर दिए आपके पास 3 सिरिंजेस हैं, तीनों के आपने पिस्टन निकाल लिए, नीचे कॉर्क जो उसका नीचे कॉर्क से उसका जो था नोजल उसको बंद कर दिया, एक में आपने पानी भर दिया, एक में आपने क्या भर दिया, जो आपका चाक पाउडर भर दिया या कोई सॉलिड भर दिया, रेत भर दी मान लो। अब आप तीनों के नोजल बंद करिए। तो आप ये बताइए, जैसे ही आप पिस्टन को नीचे नीचे करोगे, नीचे नीचे करोगे, नीचे नीचे करोगे, तो बताइए किसकी पिस्टन बहुत जल्दी नीचे होगी। तो आप खुद से महसूस कर सकते हो, सर हवा वाली पिस्टन बहुत जल्दी नीचे हो रही होगी। फिर किसकी होगी, बोले सर धीमे धीमे वाटर की पिस्टन भी नीचे हो रही होगी, लेकिन जिसमें चाक पाउडर भरा होगा उसकी पिस्टन नीचे नहीं होगी। आप यहाँ से एक चीज समझ पा रहे हो, जो हवा वाली पिस्टन है वो क्यों नीचे हो रही है, जानते हो, हवा इज द स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन हवा के पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, दूर दूर हैं। जैसे ही मैंने उन पर ऊपर से फोर्स लगाना शुरू किया तो वो पार्टिकल पास आना शुरू हो गए। कैसा हो रहा है, बोले सर मान लीजिए ये पिस्टन है हमारी, इसमें पहले मैं हवा भर देता हूँ, एक ही फिगर से सब बता दूंगा। तो ये जो हवा भरी होगी, मान लो दिस इज हवा, ये हवा भरी है, ये भरी नीचे भरी, फिगर बनाओ तो सीधा फिगर बना है, ये हवा भरी है और ये हवा भरी है तो हवा के पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो अब ये पिस्टन नीचे जाएगी तो इनके बीच में स्पेस है, तो स्पेस क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और ये क्या होगा, कंप्रेस होता चला जाएगा। इसका मतलब हवा कंप्रेस होती है। आप एक काम करिए, बैलून में हवा भर लीजिए और बैलून को दोनों हाथों से दबाइए, बैलून दब जाएगा। तो यही केस है। वाटर के केस में क्या होगा, थोड़ा कम दबेगा। अगर इसी बैलून के अंदर रेत भर दीजिए तो और कम दबेगा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, मैं आपको जो बता चुका हूँ कि भाई जो हमारा सॉलिड है उनके बीच में, उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं। लिक्विड है, थोड़ा सा स्पेस है तो थोड़ा सा दब रहे हैं। गैस के बीच में तो बहुत स्पेस होता, तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो धीरे धीरे वो स्पेस कम होता चला जाएगा। जब तक वो स्पेस जीरो नहीं हो जाएगा मैं उसको कंप्रेस करता चला जाऊँगा। तो यही कहानी थी, एक्टिविटी मुझे यही बताना चाहती थी, तो मैं तीनों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया और इस एक्टिविटी से ज़्यादा आपको कोई कंक्लूजन निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सीधी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ गैस की, और मैं कॉम्पैरेटिव प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। जैसी प्रॉपर्टीज हमने किस में लिखी थी, सॉलिड में लिखी थी, लिक्विड में लिखी थी, वैसी प्रॉपर्टीज हम आपको गैस में लिखवा रहे हैं। तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर को आप सॉलिड कब बोलोगे तो क्या लिखोगे, वही है, क्या लिखना है, दी स्टेट ऑफ मैटर is said to be solid, sorry is said to be gas, गैस के बारे में पढ़ रहा हूँ, is said to be gas if it has following properties। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बता देता हूं आपको, इफ इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है सर, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वही है शेप, साइज एंड वॉल्यूम वाला। एक बार बताइए, मैं एक काम कर देता हूं, जब गैस आती है, गैस को आपने एक बैलून में भरा, अगर इस गैस को आप खोल दो कमरे में तो एक गैस पूरे कमरे में हो जाएगी। तो इसका मतलब एक चीज़ तो है कि गैस के पास फिक्स शेप नहीं है। पहले वो बैलून का शेप लिए था, अब उसको मैंने कमरे में खोल दिया तो वो पूरे कमरे में उड़ गई है। इसका मतलब है नो फिक्स शेप, यानी शेप कैसा नहीं होगा, नो फिक्स शेप। पहले जो हमारी गैस है वो बैलून में भरी थी तो बैलून का वॉल्यूम घेरे हुए थी, अब वो पूरे कमरे में भर गई तो कमरे का वॉल्यूम घेर लिया। इसका मतलब है वो जहाँ छोड़ दी जाए वहाँ पूरे में भर जाती है। तो वॉल्यूम भी कैसा नहीं है सर, फिक्स नहीं है। तो क्या लिखोगे सर, नो फिक्स वॉल्यूम। बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट हैं, बिल्कुल नहीं है भैया। क्यों, पहले किसकी बाउंड्रीज लिए थी, पहले आप बैलून की बाउंड्रीज लिए थी, अब किसकी बाउंड्रीज ले ली, अब हमारे रूम की बाउंड्रीज ले ली। इसका मतलब है बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। चौथा क्या लिखोगे,
चौथा आप लिखोगे क्या, इनको कंप्रेस कर सकते हैं, बोले सर कंप्रेसिबिलिटी तो इनकी हाई होती है, इनको बहुत कंप्रेस करते चले जाओ, तो मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत अच्छे से इन्हें क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं। पांचवा क्या है भाई, इनके पार्टिकल बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, अगर इनको आप किस में छोड़ दीजिए, रूम में छोड़ दीजिए तो पूरे रूम में भर जाएंगे, मतलब हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगला क्या लिखोगे, अगली प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखोगे, अगली प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो कि भाई पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, तो देयर इज मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल देन द सॉलिड एंड लिक्विड, तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, मतलब अगर स्पेस मैक्सिमम है तो फोर्स मिनिमम होगा, स्पेस अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो फोर्स कम से कम है, तभी तो हेल्ड नहीं कर पा रहे, तभी तो एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा वहाँ पहुँच जा रहा है। इसका मतलब आठवीं में आप क्या लिख सकते हो, मिनिमम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, जिस भी स्टेट ऑफ मैटर के पास ये प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या कहलाएगा सर, दैट इज कॉल्ड ए गैस। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार और सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए, ये है टाइटली पैक्ड है, उसमें दूर दूर होते हैं, इसमें से स्पेस इसमें बहुत कम होता है। ये सारी स्टडी कॉम्परेटिव स्टडी है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तीनों चीज़ों को मैंने पढ़ लिया, सॉलिड स्टेट को भी पढ़ लिया, मैंने लिक्विड स्टेट को भी पढ़ लिया, मैंने गैस स्टेट को भी पढ़ लिया। कोई भी स्टेट सॉलिड कब कहलाएगी, उनके पास सॉलिड वाली प्रॉपर्टी हो, कौन सी स्टेट गैस कब कहलाएगी, उनके पास ये वाली प्रॉपर्टीज हो जो मैंने लिखी हुई हैं, और कोई भी जो हमारा है स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड कब कहलाएगा, किसी स्टेट ऑफ मैटर के पास अगर ये वाली प्रॉपर्टीज है तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगी होंगी चीज़ें। अब एक बार हम क्या करने वाले हैं भाई, एनसीईआरटी की रीडिंग और कर लो, जो कि मेरा सबसे फंडामेंटल कोर है। बोले क्या, आपको एनसीईआरटी की एक लाइन आनी चाहिए। वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी बेसिक से ही पढ़ाई हैं, लेकिन एक बार एनसीईआरटी आपके सामने में अगर पूरी रीड कर देता हूँ तो उससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी और हमें भी हो जाएगी। आपको भी लगेगा कि सर ने एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ाई है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन डिकोड करवाऊंगा, आपको एनसीईआरटी की एक लाइन आएगी, एक एक वर्ड का मतलब पता होगा। चलो देखते हैं अभी तक जितना मैंने पढ़ा उतने एनसीईआरटी को डिकोड कर लेते हैं। आज क्या लिखा, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स होती हैं। We can see that the matter around us exists in 3 different states, जैसा मैंने पढ़ाया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अपने चारों तरफ देखोगे तो मैटर की 3 स्टेट मिलेंगी, कोई मैटर सॉलिड में होगा, कोई गैस में होगा, कोई लिक्विड में होगा। These state of matter arise due to the, मैंने बताया था क्यों है अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर, ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन अलग हो जाता है। किसी में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, किसी में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, किसी में स्पेस कम हो जाता है, किसी में स्पेस ज़्यादा हो जाता है, किसी में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है, किसी में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इन्हीं पार्टिकल के अरेंजमेंट के कारण, इन्हीं पार्टिकल के अरेंजमेंट में वेरिएशन के कारण ये सारी स्टेट क्या हो जाती हैं, अलग अलग होती हैं, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड और कोई गैस। तो नाउ वी विल स्टडी था, ये वाली प्रॉपर्टी को मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, बोले सर सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, पूरा वही लिखा। ऑल द अबव एग्जांपल्स आर द सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व ऑल दीज हैव ए, क्या क्या है, बोले सर डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम भी फिक्स है, दैट हैव ए नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, इनके पास टेंडेंसी होती है अपना शेप को बरकरार रखने की। जब इन पर फोर्स लगाया जाए तो तब तक हो सकता है कि ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तो तब तक के लिए डिफॉर्म हो जाए, फिर फोर्स हटा दिया जाए तो फिर अपने आप वही वाला फॉर्म ले लें। सब्जेक्टेड टू आउटसाइड द फोर्स, सॉलिड में
ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। मैंने बोला था रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब होता है कठोर, मतलब ये टूट जाएंगे लेकिन अपना शेप नहीं बदलेंगे। बहुत सही बात। आगे क्या लिखा, अब कुछ क्वेश्चन इनके आंसर देख लेंगे। बोले क्या कहने वाला है, कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज द शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। रबर बैंड क्या होता है, स्ट्रेच करने पर क्या कर देता है, अपना शेप चेंज कर लेता। बताइए क्या ये सॉलिड है कि नहीं। आपने तो अभी सर बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया कि सॉलिड अपने शेप को चेंज नहीं करता। अरे भाई रबर अपने शेप को चेंज तब तक करता है जब तक कि उस पर फोर्स लगाया जाए। जैसे एक रबड़ लो, रबड़ को आप क्या कर लो, तान लो, खींचो रबड़ को, जैसे ही खींचोगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। लेकिन एक चीज़ तो है, जैसे ही आप रबड़ को छोड़ोगे तो वो तुरंत अपना शेप ले लेगा। इसका मतलब है डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ोगे, उस पर फोर्स लगाना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो वो तुरंत क्या ले लेगा, अपना शेप ले लेगा। मतलब वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। तो क्या कह रहा है, इसका आंसर देखिए, आंसर देखिएगा क्या लिखा होगा, यही आंसर मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। व्हाट अबाउट द रबर बैंड कैन इट चेंज इट्स शेप, तो क्या लिखा देखो, ए रबर बैंड, यहीं से आंसर लिखना, ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। मैंने अभी बोला था सॉलिड की प्रॉपर्टी हो जाती है कि अगर ज़्यादा फोर्स लगा दो तो टूट जाएगा लेकिन शेप चेंज नहीं करेगा थोड़ी देर के लिए, और शेप चेंज तब तक करेगा जब तक उस पर फोर्स लगा रहे। अगर आपने फोर्स क्या किया, फोर्स को कम कर दिया तो वो तुरंत अपना शेप ले लेगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर तो वो टूट ही जाएगा। अगली चीज क्या, दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन है और इनके आंसर है। मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ येलो से, ठीक। ए है और ये बी है और ये सी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं डायरेक्ट। तो ये ए का आंसर हो गया और ये बी का आंसर हो गया और ये सी का आंसर हो गया। अब एक चीज देखिए, बोले क्या सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर व्हाट अबाउट द शुगर एंड साल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। इन्होंने क्या कहा, व्हाट अबाउट द शुगर एंड व्हेन द केप्ट इन द डिफरेंट जार दे टेक द। अब कितनी बढ़िया बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन बोला इन्होंने कहा सर सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप। अगर आप चीनी को लेके आओ तो चीनी को क्या करो, आप जार में डाल दो। चीनी को आप जैसे ही जार में डालोगे क्या होगा, वो जार का शेप ले लेगा। तो अब मतलब ये क्या कह सकते हो, ये तो क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अभी आपने बताया सर शुगर इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, मैं बोल रहा हूँ शुगर इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, फिर वो कंटेनर का शेप क्यों ले रहा। शुगर को आप बोतल में भर दो तो बोतल का शेप वो क्यों ले रहा। मैं पूरे शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुगर के पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। अगर आप शुगर के पार्टिकल को लीजिए, शुगर के पार्टिकल को लीजिए, क्योंकि शुगर पूरी तो शुगर है, शुगर का पार्टिकल इज ए सॉलिड। शुगर का पार्टिकल क्या है, वो सॉलिड है। अगर आप एक सॉलिड शुगर के पार्टिकल को लोगे, उसको चाहे हाथ पर रखो चाहे कंटेनर पर रखो, कंटेनर के अंदर भी झांक के देख लेना, शुगर के पार्टिकल ने अपना शेप चेंज नहीं किया होगा। वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर था और रेक्टेंगुलर रहेगा। तो शुगर का पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ शुगर, जो कि आप शक्कर का एक दाना, जिसे आप शक्कर का एक दाना बोलोगे, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। तो क्या है, वही चीज लिखा हुआ है। बोले सर क्या, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, वही है, देखो हर एक इंडिविजुअल शुगर के पार्टिकल की बात की जा रही है। क्या लिखा, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स वेदर बी केप्ट इन अवर हैंड, पुट इन प्लेट और इन जार। कहीं पे भी रख दो, जो क्रिस्टल के पार्टिकल है वो, सॉरी जो क्रिस्टल का शेप है वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द, तीसरी बात कर रहा है स्पॉन्ज के बारे में। किसके बारे में, व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, इट इज ए सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस वाई बाय। बोलो क्या, अभी आपने बोला सर सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, फिर भी जो स्पॉन्ज है, जिसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बोले इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं और स्पॉन्ज एक सॉलिड है, तो सॉलिड है, स्पॉन्ज कंप्रेस क्यों हो रहा है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। स्पॉन्ज को सॉलिड भी बोल रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहा, और स्पॉन्ज को कंप्रेस भी कर रहे हो। याद रखिए बच्चे, स्पॉन्ज के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पॉन्ज बना हुआ है वो इस प्रकार बनाया जाता है कि उनके बीच में एयर ट्रैप रहती है। अगर आप उसको क्या करोगे, दबाओगे, तो वो एयर का जो स्पेस है वो फिल होता है। जो वो एयर का जो स्पॉन्ज इस प्रकार बनाया गया है कि दैट हैव ए होल्स, उसमें पहले ही से होल्स होते हैं। होल में क्या ट्रैप हो जाती है, एयर बंद हो जाती है। तो जैसे आप उसको दबाओगे तो एयर बाहर हो जाएगी। जब पूरी एयर बाहर हो जाए तब उसको दबा के देखना, तब कैसे दबा सकते हो, फिर वो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेगा। तो वही सारी चीज है। बोले क्या,
कि सर स्पॉन्ज हैज ए माइन्यूट होल्स, मैंने बोला था, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर क्या हो जाती है, ट्रैप्ड मतलब होता है बंद हो जाती है। When we press the air is expelled out and we are able to compress, इसीलिए मैं इसे कंप्रेस कर सकता हूँ, क्यों, जिससे एयर उसकी बाहर हो जाए। जब पूरी एयर बाहर हो जाए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा उसे कंप्रेस करना। तो एक प्रॉपर्टी है, बोले सर दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा समय जरूर लगता है क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ाने में, हर चीज़ का बेसिक पढ़ाना, पूरी चीज़ को पढ़ाना, एक एक वर्ड को पढ़ाना, तो समय तो लगेगा, बट इतना जरूर है, अगर आप कहीं भी नहीं पढ़ते हो, अगर आपको कहीं कोचिंग नहीं मिल पा रही, कहीं आप स्कूल में नहीं जा पा रहा है, तो दिस लेक्चर इज सफिशियंट फॉर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के लिए सफिशियंट है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्टिविटी, सारी चीजें मैं कंप्लीट करवाऊंगा। अगली एक्टिविटी क्या लिखी, बोले सर द लिक्विड स्टेट, क्या है, कौन सी स्टेट है दूसरी, बोले सर सेकंड स्टेट इज ऑफ लिक्विड स्टेट। क्या कहने वाली है, ये स्टेट है, वही मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई थी, इस एक्टिविटी को मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं पहले बता चुका हूँ। क्या लिखा, बी ऑब्जर्व दैट, अब एक प्रॉपर्टीज है लिक्विड की, बोले क्या, बी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में रखो उसका शेप ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो चेंज देयर शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड क्या होता है, पहली चीज है, एक बात कभी कोई पूछे व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो चीज फ्लूइड कर जाए, एक आ जाए बोले सर व्हाट इज फ्लूइड, कोई बोले सर व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक डेफिनेशन, बोले कोई पूछे सर फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मतलब होता है सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, यानी जो फ्लो हो जाए दैट इज ए फ्लूइड। तो आप कहोगे सर फ्लो तो गैस भी हो जाती है, तो गैस भी फ्लूइड है, याद रखो। तो फ्लूइड के अंदर कितनी चीजें आती हैं, बोले सर कितने मैटर आते हैं, स्टेट, सॉरी कितनी स्टेट ऑफ मैटर आती हैं, दो। पहला तो लिक्विड भी फ्लूइड है क्योंकि ये फ्लो हो जाता है, और हमारा गैस भी क्या है, फ्लूइड है। तो आशा करते हैं आपको फ्लूइड से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मतलब वो चीज़ जो फ्लो हो जाए, फ्लो तो गैस भी होती है तो गैस इज फ्लूइड, फ्लो तो लिक्विड भी होता है तो लिक्विड इज आल्सो फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर दो स्टेट ऑफ मैटर आती हैं, लिक्विड एंड गैस। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी एक्टिविटी है, बोले क्या। अब यहाँ से एक जरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले क्या, refer to the activity and where saw that solid and liquid can diffuse into liquid, solid और liquid किस में diffuse कर सकते हैं, liquid में, लेकिन solid कभी diffuse solid में नहीं करेगा, solid और liquid diffuse करेंगे किस में, liquid में। याद रखो, the gas from the atmosphere diffuse and dissolve in water, these gases especially oxygen and carbon dioxide are essential for the survival of the aquatic animals। याद रखिए, solid डिफ्यूज कर जाएगा लिक्विड में, लिक्विड डिफ्यूज कर जाएगा लिक्विड में, गैस डिफ्यूज कर जाएगी किसमें, लिक्विड में। अगर गैस लिक्विड में डिफ्यूज नहीं करती तो हमारे जो जलीय जीव हैं उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता कि नहीं होता, वही डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं हमारे एक्वाटिक एनिमल लेते हैं और अपना जीवन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मतलब सर्वाइव करते हैं, सीधी बात। तो क्या लिखा, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सबको सांस लेने की आवश्यकता है। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। बहुत बढ़िया, वाटर में क्या चीज़ डिजॉल्व होती है, बोले सर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, जिसके कारण वो सांस ले पाते हैं। थस बी में कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट मान लेना, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो किस में डिफ्यूज कर जाएगी, वो डिफ्यूज कर जाएगी लिक्विड में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, जो डिफ्यूजन का रेट है वो कैसा होता है, इज हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड, लिक्विड में जो डिफ्यूजन का रेट है वो ज़्यादा होता है, सॉरी लिक्विड में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम ईच अदर कंप्रेस्ड पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। वही मैंने बताया था, इसमें जो डिफ्यूजन का रेट है वो ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है तो जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं। अब कौन सा स्टेट है, बोले सर गैसियस स्टेट है। वही गैसियस स्टेट के बारे में मैंने ये आपको क्या बताई, पूरी एक्टिविटी बताई थी, इस एक्टिविटी को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वही वाली एक्टिविटी है पूरी। वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, मैंने बताया था, एज कम्पेयर टू द सॉलिड और लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपने देखा होगा आपके घरों में जो एलपीजी आती है, इसका वो याद कर लेना, फुल फॉर्म एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जो पेट्रोलियम गैस है उसको हाई कंप्रेस करके लिक्विफाई किया जाता है। यानी अगर आपने देखा हो तो जो आपके यहाँ जो गैस आती है उसको कंप्रेस करके भेजा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी गैस सिलेंडर से भरी जाती है, अगर वो सिलेंडर की जो पाइप है वो अगर ट्रांसपेरेंट हो तो आप देखना तो जो गैस है ना वो लिक्विड के सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड जैसा जा रहा होगा, यानी वो गैस इतनी कंप्रेस कर दी गई है कि वो आप कौन सा शेप ले रही, सॉरी कौन से स्टेट ले रही है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो मतलब
मतलब गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब हाईली कंप्रेसिबल होती है। नहीं तो सीधा बैलून का उदाहरण लो, एक बैलून भरो और सीधा ऐसा दबाओ, बहुत अच्छे से दबा दोगे। cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in cylinder is compressed gas। कैसी गैस होती है, उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिससे व्हीकल्स चलते हैं, वाहन चलते हैं, इज यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनजी किसमें यूज होती है, इज यूज फॉर फ्यूल डेज इन व्हीकल दीज डेज। आजकल सीएनजी का बहुत यूज हो रहा है, आप सिटियों में जाके देखिए। दिस ड्यू टू दिस हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ज्यादा गैस को कंप्रेस कर करके छोटे छोटे सिलेंडरों में भर के आसानी से क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वी कम टू नो दैट व्हाट बीइंग कुक्ड इनटू द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट इज इन द ईच अवर the particle of the aroma of the food mixed with the particle of the spread from the kitchen reaches evenly further away. The smell of the cooked food reaches in second compared to the rate of the diffusion solid liquid to the high speed of the particle, large space between them। अब पता क्या, हमें से आप सोच रहे हो सर इतनी जल्दी क्यों पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। बोले क्या, आप देख रहे हो गरम जो खाना उसका खुशबू आप तक पहुंच जाता है, जबकि ठंडे का नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है गैसेस में। किस में ज़्यादा होता है, गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। तो वही सारी चीज़ें लिखी है। तो क्या लिखा, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड ड्यू टू दिस मूवमेंट द पार्टिकल। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ, अब एक बताओ, हमारे गैस के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्या मैंने यहाँ पे लिखा, एक बार देख लेते हैं। गैसियस जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, ये देखा, मैक्सिमम स्पेस बिटवीन देम हाईली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये नहीं लिखा मैंने, क्या ये लिखा, पार्टिकल है मैक्सिमम, पार्टिकल गैस के पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। बोले सर पार्टिकल गैस है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब एक बताओ, जब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनके पास है तो एक बार बताओ, ये गैस, ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है, ये गैस के पार्टिकल है छोटे छोटे, और इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब मूव कर रहे हैं। तो अगर गैस के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो एक बार बताइए, इस पर फोर्स लगा रहे होंगे नहीं लगा रहे होंगे, एकदम ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे नहीं लगा रहे होंगे। बोले सर बिल्कुल लगा रहे होंगे। याद रखिए आप, कोई भी सिलेंडर में अगर गैस भरी है तो वो प्रेशर से भरी जाती कि नहीं, यानी वो उनके जो पार्टिकल है वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मोशन कर रहा है। अब एक बताओ, एक पार्टिकल गया, मान लीजिए मैं इसी रूम में क्या कर देता हूँ, गैस भर देता हूँ, पार्टिकल गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो पार्टिकल जाएगा सीधे किससे टकराएगा, बाल से टकराएगा। अब जैसे बाल से टकराएगा, बाल पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, दीवार पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ऑब्वियसली दीवार पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या लगा रहे होंगे, बोले सर फोर्स लगा रहे होंगे। अगर आपने क्लास 8th क्लास में पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो बाकी मैं 9th में तो आपको पढ़ाऊंगा। जब इस फोर्स को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ पर यूनिट एरिया पे, तो इसे ही बोला जाता है प्रेशर। क्या, whenever the force is calculated per unit area, यानी पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। मैं अगर आपसे कहूँ 5 मीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 5 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कहोगे सर 5 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, बोले सर 10 न्यूटन। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मीटर स्क्वायर पर कितने लगेगा, तो आप लॉजिकली बता दोगे सर 2 न्यूटन लगेगा। 5 मीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 मीटर स्क्वायर पर कितने का लगेगा, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर पर कितने का लगेगा, 2 न्यूटन का लगेगा। यानी इस फोर्स को मैंने यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर कैलकुलेट कर दिया, इसे ही हम बोलते हैं प्रेशर। अभी आप केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए, बाकी मैं फोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, प्रेशर को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। फिलहाल आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए। मतलब अगर ये फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं पर यूनिट एरिया पे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब है गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की बाल पर क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर करते हैं। वही चीज यहां लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि अदर एंड आल्सो द बॉल ऑफ द कंटेनर, क्या लिखा था, पार्टिकल ईच अदर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस बिकॉज ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस। ये प्रेशर क्यों लग रहा है, फोर्स के कारण लग रहा है। मैंने आपको पढ़ाया अभी पर यूनिट एरिया, हाँ मैंने क्या बोला था, बाय पर यूनिट एरिया ऑन द बॉल ऑफ द कंटेनर। व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया। अभी बताया था। प्रेशर को क्या लिख सकते हो, प्रेशर इज फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया। तो मैं प्रेशर को लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया। बोले सर यूनिट क्या होती, बोले सर यूनिट होती है पास्कल। बाकी पढ़ना तो पूरा ही, अभी पढ़ लो थोड़ा सा, जब प्रेशर के बारे में इतना पढ़ा तो। इसकी यूनिट क्या होती है, बोले सर प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। कोई पूछे सर फोर्स की यूनिट क्या होती है, बोले सर न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, बोले सर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आप
को मैंने पढ़ा दी हैं। आज मैंने सॉलिड के बारे में पढ़ा, आज मैंने लिक्विड के बारे में पढ़ा, आज मैंने गैस के बारे में पढ़ा। अब एक काम है, आज से मैंने एक नई चीज़ और शुरू की है, बोले क्या, आज से आपको होमवर्क भी दिया करूँगा। ये सारे क्वेश्चन हैं जितना मैंने पढ़ा दिया, उसके तुरंत बाद एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन लिखे हैं, सबको यदि दिख रही हो एनसीईआरटी तो उसमें देखना, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को मैं कल करवाऊंगा। पहले तो आपका ये काम है कि जितना मैंने पढ़ा दिया उतने से ही ये क्वेश्चन है, जितना मैंने आज पढ़ाया वहीं से ये क्वेश्चन है। अब आपका काम ये है कि आज आप इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कल इनको क्या करेंगे, जब भी मैं इनको लिखूं तो इनको आप मैच करने की कोशिश करेंगे कि आपके कितने सही हैं, आपके कितने गलत हैं। आशा करेंगे हम कि आपके सारे ही सही होंगे, क्योंकि मोस्टली सारे वो जितने भी ये क्वेश्चन हैं उनको मैंने करा ही दिया कंप्लीट। बट ये है कि उनके पास क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, जो लिखाना है उनको मैं कब लिखा दूंगा, कल लिखा दूंगा। तो आप इस चीज़ को क्या करना, आज ये आपका होमवर्क है। बाकी थैंक यू। एक काम और कर लीजिए, आप नोट्स के लिए इस बार कोड को क्या कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, जिसके इससे कि नोट्स हैं जो वो कहाँ जाए, वो आपके पास आ जाए। एक बार इसको स्कैन कर लीजिए। कर लीजिए इस बार कोड को स्कैन, जिससे कि नोट्स आप तक पहुंच जाए। और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब कल के वीडियो में। जब तक कि जितना होमवर्क दिया इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। हैव अ नाइस डे।